हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडे लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था कि जो मैक्स प्लांक ने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया उसके बारे में देखा था और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके बारे में डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो प्लांक ने जो कर्व दिया एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसको समझाने में उससे पहले जो साइंटिस्ट आए जिसको अपन क्लासिकल फिजिक्स बोल रहे हैं, चिरसम्मत भौतिकी, वो विफल क्यों हुए और वो कौन कौन से रूल है जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को समझाने में असफल रहे। उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले आता है वीन का विकिरण नियम, वीन रेडिएशन लॉ। इसने बताया कि जो तरंगदैर्घ्य परास लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा इस रेंज में जो रेडिएशन आती है उनके लिए जो वीन का नियम है, अर्थात जो एनर्जी डेंसिटी है जिसको अपन ई लैम्डा से लिख रहे हैं, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा 5 एफ लैम्डा टी डी लैम्डा वाट पर मीटर स्क्वायर। ये वीन का विकिरण नियम है। वीन ने ये रूल दिया एनर्जी डेंसिटी के लिए, जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एफ लैम्डा टी है वो ये लैम्डा टी का एक फंक्शन है और जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एक्सपोनेंशियल माइनस ए अपॉन लैम्डा टी। ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी है इन रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इसका मान आ जाएगा ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए लैम्डा की पावर माइनस 5 एक्सपोनेंशियल माइनस ए अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। ये रूल कहलाता है वीन का रेडिएशन लॉ। और ये रूल जो है वो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था कर्षणिका के लिए प्लांक ने जो दिया था वो आप ग्राफ में देख सकते हो। इसमें ये कर्षणिका का प्लांक के अनुसार है, लेकिन जो वीन का विकिरण नियम है ये केवल शॉर्ट वेवलेंथ, केवल लघु तरंगदैर्घ्य के लिए ही इस वक्र को समझा पाता है। दीर्घ तरंगदैर्घ्य या स्मॉल फ्रीक्वेंसी के लिए ये इस वक्र को समझाने में असफल रहता है। यह नियम केवल लघु तरंगदैर्घ्य के लिए समझा पाता है, या लघु तरंगदैर्घ्य बोलो या उच्च आवृत्ति बोलो, हाई फ्रीक्वेंसी में सत्य पाया जाता है। दीर्घ तरंगदैर्घ्य के लिए इस वक्र को समझाने में असफल रहता है। इस प्रकार अगर ये कंप्लीटली लघु और दीर्घ दोनों के लिए अगर समझा पाता तो प्लांक का जो नियम है उसको आने की जरूरत ही नहीं थी, पहले ही सब कुछ क्लियर हो जाता। उसके बाद में अपन देखते हैं ये तो अधूरा सा हो गया, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ के लिए समझा पाता है, दीर्घ वेवलेंथ के लिए नहीं समझा पाता, तो आधा समझा रहा है आधा नहीं समझा रहा। इसके बाद में जो सेकेंड रूल आता है जो क्लासिकल फिजिक्स में है, फर्स्ट हो गया वीन का विकिरण नियम, सेकेंड जो रूल है चिरसम्मत भौतिकी पर आधारित वो है रेले जीन्स का विकिरण नियम। और रेले जीन्स का विकिरण नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार ये रेले जीन्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि वेवलेंथ जो रेंज है लैम्डा और लैम्डा टू डी लैम्डा, इस रेंज के मध्य जो भी रेडिएशन आती है उनके लिए एनर्जी डेंसिटी जो होती है यू लैम्डा डी लैम्डा, देखो ई लैम्डा डी लैम्डा लिखो चाहे यू लैम्डा डी लैम्डा, दोनों सेम है एनर्जी डेंसिटी। तो इसकी वैल्यू इनके अनुसार ये होनी चाहिए और इन्होंने एट पाई के टी अपॉन लैम्डा फोर डी लैम्डा, ये रेले जीन्स का रूल है। अगर आप इसको, ये तो वेवलेंथ की फॉर्म में है, इसे अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन पता होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से आप अगर आपको लैम्डा चाहिए तो लैम्डा का मान निकाल सकते हो, कितना हो गया, लैम्डा का मान हो गया यहाँ से सी अपॉन न्यू। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करो ऊपर वाली इक्वेशन में और यहाँ से डी लैम्डा का मान निकालो। दोनों वैल्यूज अगर पुट करते हो ऊपर वाली इक्वेशन में राइट साइड में तो आपके पास जो यू न्यू डी न्यू है, जब यहाँ पे यू लैम्डा डी लैम्डा था तो ये चेंज हो गया यू न्यू डी न्यू, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है ये। तो इसका मान जो आता है वो आता है एट पाई न्यू स्क्वायर के टी अपॉन सी क्यूब डी न्यू। यहाँ पे आपको एक रिजल्ट दिख रहा है कि जो एनर्जी डेंसिटी है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में वो प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, न्यू स्क्वायर के। तो अगर अपन देखते हैं कि अगर ग्राफ बनाए तो एक्स एक्सिस पे अगर फ्रीक्वेंसी लेते हैं और वाई एक्सिस पे एनर्जी डेंसिटी लेते हैं, तो जैसे जैसे आप न्यू का मान बढ़ाते हैं तो जो यू न्यू है वो न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। तो जो अपने पास ग्राफ आता है वो आता है ये वाला जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये वाला ग्राफ प्राप्त होता है। अगर अपन फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना, तो भी ये जो कर्व है वो ऊपर ही जाता रहेगा क्योंकि न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी के साथ में ही बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो रेले जीन्स का विकिरण नियम है
वो कम फ्रीक्वेंसी, निम्न फ्रीक्वेंसी या दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए तो सही है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ बात करूँ मैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे भी ये क्या होगा, ऊपर ही बढ़ता रहेगा, सीधा ऊपर जाता रहेगा, कम होगा ही नहीं। और कम नहीं होगा तो कृष्णिका का जो प्लांक ने जो कर्व दिया था उसके अनुसार क्या होना चाहिए कि एक हद तक बढ़ना चाहिए और उसके बाद में फिर मैक्सिमम लेने के बाद में वापस कम होना चाहिए। लेकिन ये निम्न फ्रिक्वेंसी या दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए तो फॉलो कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, लेकिन हाई वेवलेंथ, तो इस प्रकार रेले जीन्स का जो विकिरण नियम है वो लो फ्रिक्वेंसी या हाई वेवलेंथ के लिए तो कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी या लो वेवलेंथ के लिए सेटिस्फाई नहीं करता। तो इस प्रकार ये भी अधूरा सा हो गया, कर्व को समझाने में पूर्णतः नहीं समझा पा रहा। निम्न तरंग दैर्ध्य के लिए नहीं समझा पाता, हाई तरंग दैर्ध्य के लिए समझा रहा है। विकिरण वीन का विकिरण नियम क्या था, वो इसका जस्ट उल्टा था। वो निम्न तरंग दैर्ध्य के लिए समझा रहा था, हाई तरंग दैर्ध्य के लिए नहीं समझा पा रहा था। तो इस प्रकार के इन दोनों को मिला दे तो ये दोनों मिला के उसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर इंडिविजुअल इनमें से एक कोई भी कंप्लीट उस कर्व को, जो प्रायोगिक वक्र बोलते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं, उसको नहीं समझा पाता। और इसी वक्र को समझाने के लिए फिर क्वांटम थ्योरी बनी जिसमें प्लांक का नियम आया, और प्लांक ने कम्प्लीटली इसको लो वेवलेंथ और हाई वेवलेंथ दोनों के लिए प्रॉपरली समझाया। और वो रूल क्या है वापस देखते हैं अपन। तो मैंने बताया कि अभी की दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए तो समझा पाता है, लेकिन लघु तरंग दैर्ध्य के लिए नहीं समझा पाता। तो ग्राफ से भी देख सकते हो और आप ऐसा भी देख सकते हो कि प्रोपोर्शनलिटी है न्यू स्क्वायर के। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी की बात करोगे, तो अगर अपन एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं जीरो से इनफाइनाइट लिमिट में, तो वहाँ पे ये एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार भी आप ये देख सकते हो। इसके बाद में आता है अपना प्लांक का विकिरण नियम। भाई वीन का विकिरण नियम इसको नहीं समझा पा रहा, रेले जीन्स का नियम भी नहीं समझा पा रहा, अधूरे हैं, कुछ कुछ समझाते हैं कुछ नहीं समझा पाते। लेकिन जो प्लांक का विकिरण नियम है, क्वांटम सिद्धांत जो है, ये उसको कम्प्लीटली समझा पाता, क्योंकि जो वक्र है वो प्लांक ने ही दिया था। तो इसमें एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो इसमें आप देख सकते हो कि यह नियम संपूर्ण तरंगदैर्घ्य परास के लिए कृष्णिका प्रायोगिक वक्र को समझाने में सफल रहता है, जिसके अनुसार वेवलेंथ रेंज लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज में जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका मान होता है ये यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू एट पाई एस सी अपॉन लैम्डा 5 एक्सपोनेंशियल एस सी अपॉन लैम्डा के टी -1 डी लैम्डा। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में निकालना चाहते हो तो सेम वही न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से आप जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ रख सकते हो सी अपॉन न्यू, और डी लेमडा है तो एक बार इसका डेरिवेटिव कर लो, और डी राइट साइड में लेमडा और डी लेमडा का मान रख दो। तो ये रखने पे आप जो मिलेगा वो ये मिलेगा यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू एट पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी -1 डी न्यू। इस प्रकार ये फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में चेंज आएगा, दोनों ही रूल, ये वेवलेंथ की फॉर्म में है और सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है। दोनों ही प्लांक के विकिरण नियम या क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम सिद्धांत है, उसको बताता है। और आपको ये वेवलेंथ की फॉर्म से फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ करना है। देखो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है, यहाँ से आप लेमडा का मान रख सकते हो और डी लेमडा का मान भी निकाल सकते हो। मान निकाल के ऊपर इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको जो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म है ये मिल जाएगी। ठीक है, तो आज अपन ने देखा कि जो प्लांक ने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया वो तो समझा रहा है उसको, लेकिन उससे जो पहले साइंटिस्ट आए जिसको अपन चिरसम्मत भौतिकी बोल रहे हैं, उसके जो नियम है वो क्यों नहीं समझा पाए और वो कौन कौन से नियम थे वो अपन ने देखे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।